नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपसे भारत के नदी प्रणाली के बारे में, जिसमें हमने दो भागों में बांटा था, हिमालय नदी प्रणाली और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली। हिमालय नदी प्रणाली में हमने सिंधु नदी पर बात कर ली है, गंगा नदी पर बात कर ली है, और आज जो तीसरी प्रणाली है आपकी, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं आपसे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है आपका ये पूरा का पूरा आपका तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। ठीक है, और मानसरोवर झील में ही आपका एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, यानी मानसरोवर झील के पास तिब्बत के पठार में एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, और यहीं से आपकी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए नामचा बरवा पर्वत, ये नाम आप लोग याद रखना, नामचा बरवा पर्वत के पास पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की तरफ एक तीव्र मोड़ लेती है। ठीक है, और तीव्र मोड़ लेने के बाद वह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो यहाँ पे दिखाया गया आपको कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, इसी नदी पर एक द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आप याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका है माजुली, और माजुली आपकी किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और किस राज्य में है, तो असम राज्य में है भारत के। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, इस तरफ दिए गए हैं नाम कि ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में इसे त्सांगपो कहते हैं। ठीक है, त्सांगपो। चीन में इसे यारलुंग जंगबो कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एक है आपकी यमुना नदी, ये आपकी भारत की नदी है, यानी भारत में प्रवाहित होती है। एक आपकी है जमुना नदी जो कि ब्रह्मपुत्र का उपनाम है और ये बांग्लादेश में जानी जाती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से देख सकते हैं हम इस चित्र में भी, ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील में ही आपका के पास ही एक पर्वत है जिसका नाम है, या ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो यहाँ से ये नदी निकलती है। ठीक है, इसे तिब्बत में सांगपो या त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। आप सांगपो याद रखिए, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। ठीक है, और ये पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए नामचा बरवा के पास तीव्र मोड़ लेती है और फिर अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए ये जा कर के सुंदरवन डेल्टा में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जिस डेल्टा का निर्माण करती है उसे हम कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, इस ब्रह्मपुत्र नदी में मणिपुर से एक नदी निकल कर के आती है और मिलती है जिसका नाम है मेघना। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी। बराक नदी आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और एक नदी आपकी आकर के पद्मा नदी, और पद्मा नदी आप याद करिए ये गंगा का ही उपनाम है, यानी गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं। ठीक है, तो जब बराक नदी और पद्मा नदी इस जमुना नदी में आकर के मिल जाती हैं तो इन तीनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना।
तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपको बताया ही कि दिहांग नदी कहलाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी इसे असम में कहते हैं। इसकी सहायक नदियों को भी इस चित्र में दिखाया गया है आपको। ये आपकी संकोश नदी आकर के मिलती है, रैदाक नदी मिलती है, तिस्ता नदी भी आकर मिलती है, मानस नदी भी मिलती है इसमें, कामेंग नदी, सुबनसिरी नदी और आपकी दिवांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी, कोपली और ये आपकी बराक नदियाँ आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इन चीज़ों से ही आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम इसे देखते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली तिब्बत के पठार से निकलने वाली एक प्रमुख नदी प्रणाली है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से से होकर बहती है। इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह कृषि, पीने के पानी और विविध पारिस्थितिक तंत्रों को बनाए रखने के लिए लाखों लोगों को समर्थन प्रदान करती है। यह लेख ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताएगा। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली हिमालय जल निकासी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है जो क्षेत्र की 3 प्रमुख नदी घाटियों में से एक है। 3 नदी घाटियाँ आपकी कौन सी हैं? एक तो सिंधु है, दूसरी आपकी गंगा है और तीसरी आपकी यही हो गई ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी कई सहायक नदियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से से होकर बहती हैं जो परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार देती हैं और अपने प्रवाह के साथ विविध पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करती हैं। 2900 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के साथ ब्रह्मपुत्र एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है और जिन क्षेत्रों से होकर ये बहती है उनके जल विज्ञान और कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का उद्गम। ब्रह्मपुत्र जिसका अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा का पुत्र। दक्षिण पश्चिम तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। और ये जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है ये मानसरोवर झील के पास है। इसका जो स्रोत है वह सिंधु और सतलज के स्रोतों के बहुत करीब है। यानी दोस्तों, मानसरोवर झील के पास से 3 झीलें निकलती हैं आपकी। मानसरोवर झील के पास से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक तो सिंधु नदी, एक सतलज नदी और एक आपकी हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। अपनी असाधारण ऊंचाई के बावजूद त्सांगपो, या इसी का नाम है सांगपो। ठीक है। त्सांगपो का जो ढलान है वो धीमा है। यह धीरे धीरे बहती है और लगभग 640 किलोमीटर तक एक चौड़ा और नौगम्य जलमार्ग प्रदर्शित करती है। यानी इतनी धीरे चलती है कि 640 किलोमीटर पर इसे नौकाएं चलाई ही नहीं जा सकती। इस चित्र में भी आपको दिखाया गया है कुछ कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है। लेकिन इस कुल 2900 किलोमीटर में से 1346 किलोमीटर ये भारत में बहती है, बाकी आपकी तिब्बत और चाइना में प्रवाहित होती है। आप देख पा रहे हैं कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से लेकर के यहाँ तक, ये तो तिब्बत का पार्ट है या चाइना का पार्ट है। ठीक है। और यहाँ से लेकर के यानी नामचा बरवा से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ये भारत में प्रवाहित हो रही है। और भारत में कितनी हो गई इसकी लंबाई? 1346 किलोमीटर। फिर बाकी बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का प्रवाह। यह नदी जिसे दक्षिणी तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो, या इसे आप सीधा सीधा याद रखिए सांगपो के नाम से जाना जाता है, हिमालय में असाधारण घाटियों से होकर बहती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है
जहाँ इसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है। सदिया के पश्चिम में दिहांग दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है और इसे लोहित और दिबांग नदियाँ मिलती हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ रही है, तो ये आपकी जगह है सदिया, सादिया। ठीक है। और इसमें फिर लोहित और दिबांग नदियाँ आकर के मिलती हैं। ठीक है। लोहित और दिबांग नदियाँ मिलती हैं। इन नदियों के संगम के बाद इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और ये बांग्लादेश में जमुना के रूप में बहती है, यानी जमुना नाम से बहती है और अंततः गंगा के साथ मिलकर विशाल सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो दोस्तों डेल्टा है वो सुंदरवन का ही डेल्टा है, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने बनाया है। तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व के सबसे बड़े और सबसे छोटे नदी द्वीप माजुली और उमनंदा हैं। यानी विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली है और विश्व का जो सबसे छोटा नदी द्वीप है उसका नाम है उमनंदा। ठीक है। और ये दोनों ही असम राज्य में हैं और दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की प्रमुख कुछ सहायक नदियां हैं जो निम्नलिखित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बाईं ओर की सहायक नदियां कौन सी हैं? वो हैं आपकी ल्हासा, न्यांग नदी, परलुंग जांगबो नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोलांग नदी। ठीक है। इस चित्र में भी आपको इनका सहायक नदियों को दिखाया गया है। ठीक है। ये आपकी दिहांग नदी है, ये आपकी दिबांग है, ये आपकी लोहित नदी है, ये आपकी सुबनसिरी नदी है, ये कामेंग नदी है, मानस, शंकोश, रैडाक, जलढाका और तिस्ता, ये नदियां हैं आपकी। ठीक है। ये आपकी धनसिरी नदी मिल रही है। ठीक है। और भी यहाँ पे दिखाया गया है कि इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा गया है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और इसमें मणिपुर से एक नदी मिलती है, बराक नदी। ठीक है। और यहाँ से आपकी गंगा नदी मिलती है जो बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है और इन सब का जो संगम है वो आपका मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोहित नदी की। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत में उत्पन्न होती है और मिसमी पहाड़ियों से होकर ब्रह्मपुत्र घाटी के शीर्ष पर सियांग नदी से मिलती है। लोहित घाटी घने जंगलों से आच्छादित है और इसमें अल्पाइन और उपोष्णकटिबंधीय वनस्पतियों का मिश्रण पाया जाता है। यह क्षेत्र औषधीय पौधों की विविध प्रजातियों का घर भी है। ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ वो हैं आपकी कामेंग नदी, मानस नदी, बेका नदी, रायदक नदी, जलढाका नदी, तिस्ता नदी और सुबनसिरी नदी। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है सुबनसिरी नदी, जिसे अपनी प्रसिद्ध सोने की धूल के कारण, यानी सुबनसिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की धूल के कारण सोने की नदी के रूप में भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले से होकर ये बहती है। यह तीव्र गति से बहने वाली नदी है और बेहतरीन कायाकिंग अवसरों के लिए जानी जाती है। दोस्तों नदी में कुछ खेल होते हैं जिसका एक खेल का प्रकार है कायाकिंग, उसके लिए जानी जाती है। इसके बाद है कामेंग नदी पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों में तवांग जिले से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश के
पश्चिम कामेंग जिले और असम के सोनितपुर जिले से होकर के बहती है। यह नदी पाखुई वन्यजीव अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास से बहती है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है और काजीरंगा किस राज्य में है। इसके बाद है मानस नदी। मानस नदी एक सीमा पार की नदी है, यानी मानस नदी एक सीमा पार नदी है जो हिमालय की तलहटी से होकर दक्षिणी भूटान और भारत में बहती है। यानी ये सीमा पार इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये भूटान और भारत से बहती है। यह नदी भूटान में उत्पन्न होती है और असम से गुजरकर जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इस नदी घाटी में दो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र हैं, भूटान का रॉयल मानस नेशनल पार्क और भारत का मानस वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों बताना है आपको कि मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। इसके बाद है संकोश नदी। यह नदी उत्तरी भूटान में उत्पन्न होती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इसका ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र हिमाच्छादित है, जबकि इसका मध्य और निचला भाग बहते पानी द्वारा निर्मित वी आकार की घाटियों से होकर गुजरता है। इसका पूरा जलग्रहण क्षेत्र घने जंगलों से ढका हुआ है। इसके बाद है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का उद्गम उत्तर सिक्किम के हिमालय में त्सो लोहामो झील से होता है। ठीक है। रंगेत नदी तीस्ता नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो त्रिवेणी नामक स्थान पर तीस्ता नदी से मिल जाती है। इसके बाद है दिबांग नदी। दिबांग नदी तिब्बत सीमा के निकट हिमालय की बर्फ से ढकी दक्षिणी ढलानों से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के निचले दिबांग घाटी जिले में निजाम घाट के पास पहाड़ियों से निकलकर मैदानी इलाकों में बहती है। दिबांग नदी का ऊपरी भाग मिसमी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके बाद है कोपली नदी। कोपली नदी पूर्वोत्तर भारत की एक अंतर्राज्यीय नदी है। दोस्तों अंतर्राज्यीय का मतलब होता है जो एक ही राज्य में बहती है, अंतर्राज्यीय का मतलब होता है जो दो राज्यों में होकर के बहती है, और जो एक ही राज्य में बहती है उसे हम राज्यीय नदी कहते हैं। ठीक है। तो कोपली एक अंतर्राज्यीय नदी है जो कि मेघालय और असम से होकर बहती है। यह असम में ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी दक्षिणी तटीय सहायक नदी है। नदी के किनारे दुर्लभ पौधों की प्रजाति कैरिसा कोपली का घर है, जो मेघालय में एक जल विद्युत परियोजना और अप स्ट्रीम कोयला खनन के परिणाम स्वरूप अम्लीय पानी के कारण खतरे में है। ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न नाम हैं, जैसे क्षेत्र तिब्बत में इसे क्या कहते हैं तो तसांगपो, या इसे हम सीधे कहें तो सांगपो तिब्बत में कहलाती है और इसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। चीन में इसे यारलुंग जांगबो या जियांगिन कहते हैं। असम घाटी में या बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सियांग कहते हैं और सदिया के दक्षिण में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना नदी पद्मा नदी, यानी कि बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जल को मेघना कहते हैं। ठीक है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जिन राज्यों से होकर के बहती है उनके कुछ नाम हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। या हम पूरा कहें कि इसका भारत में जो जलग्रहण क्षेत्र है वो इन राज्यों में है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कुछ शहर भी स्थित हैं, उनके कुछ नाम हैं, जैसे कि आपका है डिब्रूगढ़, पासीघाट, नीमती, तेजपुर, गुवाहाटी। नदी के किनारे सबसे महत्वपूर्ण जो शहरी केंद्र है वो आपका गुवाहाटी ही है। ठीक है।
तो इनको एक बार आपको देख लेना किस राज्य में ये शहर पड़ते हैं आपके। ठीक है, इस चित्र में भी आपको इनको दिखाया गया है। तो डिब्रूगढ़ या पासीघाट आपका यहाँ पर है, यानी अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रूगढ़ भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। निमाती भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तेजपुर भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और जो गुवाहाटी है वो आपका असम में पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद ये नदी बांग्लादेश में जा कर के, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियाँ यहाँ पर आपका इस डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर कुछ जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक तरफ राज्य है, एक तरफ आपकी जल विद्युत परियोजना है। तो अरुणाचल प्रदेश पर कौन कौन सी हैं? तो तवांग, सुबनसिरी, रंगा नदी, पाकी, पपुम पाप, धिनक्रोंग, अपर लोहित और डामवे कामेंग, ये जल विद्युत परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं। सिक्किम में बात करें तो रंगीत जल विद्युत परियोजना, तिस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। असम की बात करें तो कोपली जल विद्युत परियोजना असम में है। मेघालय में बात करें तो न्यू उमटू जल विद्युत परियोजना मेघालय में आपकी। दोयांग जल विद्युत परियोजना ये नागालैंड की है। लोकटक जल विद्युत परियोजना और टिपाई मुख जल विद्युत परियोजना ये मणिपुर की है। मणिपुर में दोस्तों एक झील भी है आपकी जिसका नाम है लोकटक। मिजोरम की बात करें तो तुईबाई जल विद्युत परियोजना, तुई रियल जल विद्युत परियोजना, ढलेश्वरी जल विद्युत परियोजना ये आपकी मिजोरम की है। ठीक है, अब अगर निष्कर्ष की बात करें अगर हम, तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली व्यापक सहायक नदियों, विविध पारिस्थितिकी तंत्रों और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर के साथ अपनी महत्ता को दर्शाती है। हालांकि ये नदी प्रणाली कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे पर्यावरणीय गिरावट, जल परिवर्तन और विकासात्मक दबाव। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकारों, समुदायों और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का सतत प्रबंधन और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित भी रखा जा सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के बारे में, जिसमें हमने चित्रों के माध्यम से इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, इसका उद्गम कहाँ से है ये हमने देखा। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग देशों में क्या नाम दिए गए हैं इसके, ये देखा। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ ये देखा हमने। ठीक है, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ ये देखा। इसके अलावा सुबनसिरी, कामेंग नदी, मानस नदी, संकोश नदी, तिस्ता नदी, दिबांग नदी, कोपली नदी, इन पर चर्चा की। ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न नाम अलग अलग देशों में जो हैं उनके बारे में बताया। भारत में कितने राज्यों में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है ये भी बताया। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहरों के बारे में बताया। और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं इस पर भी हमने बताया। और इसके बाद हमने निष्कर्ष पर चर्चा की आपसे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आज का आपका ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का वीडियो। और इसी वीडियो के साथ आपकी जो हिमालय नदी तंत्र है या हिमालयी नदी प्रणाली है वो आपका समाप्त होती है। अब हम आगे वाले वीडियो में आपसे बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों के बारे में। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो का जो PDF है आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।